आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। आज खबर दोपहर में बात करेंगे पंजशीर पर तालिबान की जीत की। अफगानिस्तान के पंजशीर पर तालिबान का मुकम्मल कब्जा हो गया है। पंजशीर गवर्नर हाउस के बाहर तालिबान लड़ाकों ने तस्वीर शेयर की। तालिबान का दावा है कि एनआरएफ के 300 से ज्यादा लड़ाकों ने खुद सुपुर्दगी कर ली है। साथ ही तालिबान ने पाकिस्तानी ड्रोन के इस्तेमाल से इनकार भी किया है। इसी बीच ये खबरें भी गश्त कर रही थी कि मज़ाहमती फोर्स के सरबराह अहमद मसूद ने बातचीत की पेशकश की थी, जिसे तालिबान ने ठुकरा दिया था। अहमद मसूद फरार बताए जा रहे हैं और अफगानिस्तान के साबिक़ नायब सदर अमरुल्लाह सोलेह की कोई खबर नहीं है। तालिबान ने दावा किया है कि मज़ाहमती फोर्स के चीफ कमांडर सोलेह मोहम्मद को मार दिया गया है। तालिबान के तर्जुमान ने ट्वीट करके कहा है कि तालिबान की जानिब से आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, यानी कि अब से कुछ देर में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात फराहम की जाएंगी। तो आपको बता दें कि पंजशीर में कई दिनों से लड़ाई जारी रही, जहां पर एक तरफ तालिबान और दूसरी तरफ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट में वो लोग जो सरकार जो पहले गिर चुकी है वहाँ उसमें हायर ऑफिशियल्स के तौर पर काम कर रहे थे, या फिर जो अफगान आर्मी थी उसमें काम कर रहे थे। तो ये तमाम लोग जब तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हुआ उसके बाद एकजुट होकर रेजिस्टेंस कायम की, और इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस 2.0 के तौर पर भी कहा जाता है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका त्यागी साहब। ये बताएं कि जो इस वक्त सिचुएशन है और ख़ास तौर से जब पंजशीर की जो हम सिचुएशन देख रहे हैं उसको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? ठीक है, पहले तो थोड़ी आवाज तेज कर दीजिए, बहुत कम आवाज आपकी आ रही है। त्यागी जी बताना चाहता हूँ जी, अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंजशीर में जो ये तालिबान का कब्जा हुआ है, दरअसल में ये तालिबान का कब्जा ना कह के इसे पाकिस्तान का कब्जा कहा जाए, क्योंकि 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया था तालिबान ने और 16 दिन तक तालिबान कुछ नहीं कर पाए, बल्कि तालिबान को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद एसएसजी ग्रुप की 2 बटालियन और एक 15 mm की आर्टिलरी बैटरी और एक स्क्वाड्रन ऑफ आर्मर और इंजीनियर सपोर्ट फॉर माइन ब्रीचिंग और उसके साथ कोबरा असॉल्ट हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स सपोर्ट, ये सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की फौज वहां पर पहुंची और उन्होंने हेलीकॉप्टर अटैक किया साले के मकान के ऊपर। तो ये टोटल एक कंट्री का एक दूसरी सॉवरेन कंट्री, मैं इसे सॉवरेन कंट्री अफगानिस्तान को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें अभी तक सरकार बनी नहीं है। अभी तक तो जो पुरानी सरकार है उसी का, इसलिए इसको मैं सॉवरेन कंट्री कह रहा हूं। तो एक कंट्री का दूसरी कंट्री में इन्वेशन को ऐसे ही माना जाना चाहिए जैसे रशिया ने यूक्रेन में इन्वेशन किया था और अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। अब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाने चाहिए। अब कोई और सबूत की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान ने मिलके ही अफगानिस्तान की ये स्थिति की है। ये खुल्लम खुल्ला सबके सामने एक नहीं हजारों एक्शन से साबित हो चुका है। वहीं त्यागी जी, तालिबान ने ये बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि पंजशीर पर जो कब्जा तालिबान ने किया है उसमें पाकिस्तान ने उनकी कोई मदद नहीं की है। इस तरह का बयान भी तालिबान ने जारी किया। ये तालिबान का जो बयान है ये टोटल झूठ है, ये टोटल प्रोपेगेंडा है। दुनिया देख रही है। तालिबान के पास तो वो हेलीकॉप्टर ही नहीं थे जिनका इस्तेमाल इसमें किया गया, और तालिबान के अंदर अगर ये कुव्वत होती
तो तालिबान ने जिसने 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया था पंजशीर को, वो 16 दिन तक लगातार लड़ते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी तो छोड़िए, उनका नुकसान बहुत हुआ। करीब करीब 800 तालिबानी लड़ाके इस युद्ध में मारे गए। और जब कुछ नहीं हुआ तब उन्होंने फिर पाकिस्तान से मदद मांगी। पाकिस्तान के ISI के चीफ अफगानिस्तान में आए। उन्होंने यहाँ की सिचुएशन को देखने के बाद ये समझ लिया कि तालिबान पंजशीर के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी से कहा और बाजवा ने तब ये फोर्स भेजी। ये एक बाकायदा एक कंप्रोमाइज हुआ है क्या कि आप हमें पंजशीर दे दीजिए, तालिबान ने कहा। और पाकिस्तान की आर्मी ने, जो हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र ही करते रहते हैं, सुबह शाम उठते बैठते, उन्होंने कहा अच्छा आप हमें कश्मीर दिलवाने में मदद कर दीजिए। और इस किस्म की बात के बाद पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान में भेजी गई और तब पंजशीर के ऊपर ये कब्जा हुआ। और वैसे इस वक्त ये कब्जा इस वक्त हमारे साथ त्यागी साहब आप की तरफ फिर से दोबारा आएंगे। इस वक्त हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अखलाक आहान साहब जुड़ चुके हैं, साथ साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है आपका। अखलाक साहब ये बताएं कि जो पंजशीर में सिचुएशन है, एक तरफ तालिबान ये पूरा दावा कर रही है, फोटोज भी शेयर किए जा रहे हैं गवर्नर हाउस के कि कब्जा हो चुका है तालिबान का पंजशीर पर, वहीं जो NRF है वो भी ट्वीट करके बताते हैं कि नहीं अभी तक जो है वो लोग कायम है और वो रेजिस्टेंस बरकरार है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी साफ है कि जिस तरह से अहमद मसूद वहां से निकल चुके हैं और साथ ही साथ अमरुल्लाह सॉले भी जो है उनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं है लेकिन वो भी वहां से निकल चुके हैं। तो ऐसे में NRF की कहीं ना कहीं जो हार यहाँ पर साफ तौर पर पंजशीर में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ये एक सिचुएशन तो है और उसमें बेसिकली ये है कि सब जानते हैं कि जो पंजशीर का इलाका है वो रशियन के ज़माने में भी और बाद में पिछली बार जब तालिबान आए थे तब भी वो इनके कब्जे में तो नहीं आया था। उसकी वजह उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है जी। और जो वहाँ की टेरेंस है वो बड़ी मुश्किल है और उसमें जो घाटियाँ हैं, तो वो मुश्किलात इस बार भी बावजूद इसके कि तालिबान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है ये आई है। लेकिन वो इस बार की जो सिचुएशन है वो पिछली बार की जब इनके फादर थे अहमद शाह मसूद उससे बहुत मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि इस बार तालिबान ने स्ट्रेटेजिकली जो बॉर्डर के इलाके थे जो ताजिकिस्तान से मिलता था और उधर जो आपका बदख्शां के इलाके से, तो वो सारे बॉर्डर इलाके इन्होंने कब्जा कर लिए हैं। तो सप्लाई या कोई किसी तरह का जो की मदद मिल सकती थी वो तो उनके पास है नहीं। दूसरी जो चीज़ है जो मुझे बड़ी वो लगती है कि जितने भी इनकी लीडरशिप थी, खुद ये अमरुल्लाह साले जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे जी। और आप पावर में थे, आपके पास 3 लाख से ज़्यादा की आर्मी थी, सारा इंटेलिजेंस था, सब कुछ था। उस वक्त आप लोगों ने कोई फॉर्म तो पोजीशन लिया नहीं। अब वहाँ पे एक किनारे जाके जहाँ पे चारों तरफ से आप घेरे हुए हैं, वहाँ पे कितने दिन तक ये रेजिस्टेंस चलेगा। तो तीसरी चीज है जो वहाँ की बाकी जो लीडरशिप है, मैं देख रहा हूँ जो खासतौर से वेस्ट में बैठे हुए हैं या जो वेस्टर्न लोग हैं, तो वो ये तो चाहते हैं कि भाई लड़ते रहो, लेकिन कोई एक तरह का जो एमिकेबल इनमें वो करते हैं कि भाई बार्गेनिंग करते हैं कि इनको भी वो करें, वो सिचुएशन कोई समझौते वाली दिखी नहीं। एक जो लीडर है साहब ये कि इससे पहले जो है जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने भी ये कहा था, बयान दिए थे कि अमन बरकरार होना चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए, और उसके बाद जो है अहमद मसूद का भी बयान आया था कि वो बातचीत करना चाहते थे। जी बिल्कुल, वो करना चाहते थे, लेकिन जो बीच बचाव करने वाले जो लोग थे ना, जो वहाँ पे बाकी जो लीडर्स थे जो उनसे भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने एक तरह से अपने सारे एम्बिशंस का बोझ जो है एक नौजवान लीडर पे डाल दिया और उसको वहाँ पे वो कर दिया है। तो वो तो सिचुएशन के हवाले से जो ग्राउंड रियलिटी है उससे तो लग ही रहा था कि भाई ये शिकस्त होनी है। अभी अगरचे पूरी तरह से शिकस्त नहीं है, इन्होंने जो शहरी इलाके हैं जैसे
बाजारक है या बाकी जो जगह है उस पर तो उन्होंने कब्जा कर लिया है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वो उन्होंने एक तरह से विड्रॉ कर लिया पहाड़ी इलाकों में। लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत चला नहीं पाएंगे, जाहिर है जब जो पोजीशंस है वहां पे तो है नहीं। और अमरुल्लाह सालेह के बारे में या उनके बारे में भी अब ये आ रहा है, उनके जो सबसे करीबी लोग थे फहीम दश्ती जो अब्दुल्ला का भांजा है, और वो इनके वो स्पोक्स पर्सन थे, उनको कल वो मारे गए हैं। जनरल अब्दुल वदूद जो थे, जो लीड कर रहे थे, वो मारे गए हैं। तो ये काफी वो हुआ है। इनके भी तालिबान के भी जो लीडर थे जिनको उन्होंने वहां पे लीड करने के लिए दिया गया, और वही बात ये भी सामने आ रही थी कि इस वादी में जो है 2 लाख के करीब लोग हैं और वहां पर भी काफी ज्यादा आम लोगों में भी कैजुअलिटीज हुई है, लेकिन किसी तरह का कोई एड नहीं पहुंच पा रहा है। अवस्थी जी, आपसे जानना चाहते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान और चाइना जो कि एक स्ट्रांग अलायंस है, अब एकजुट होकर, क्योंकि तालिबान की तरफ उनका झुकाव हो चुका है और मदद की भी साफ तौर से दोनों ही मुल्क बात कर रहे हैं, ऐसे में इंडिया की क्या पॉलिसी रहेगी? क्या वेट एंड वॉच की पॉलिसी ही आगे बरकरार रहेगी? प्रवक्ता के माध्यम से अभी यही कहना चाहूंगा कि हमारी पॉलिसी वेट एंड वॉच की है। जिस तरीके से वहां पर एक मारकाट मची हुई है, हत्याओं का दौर चल रहा है, किसका शासन रहेगा, कौन वहां का चीफ बनेगा, किस तरीके से वहां पे सरकार चलेगी, तो ऐसे समय पर बड़ी अनिश्चितता है और क्या होने वाला है ये भी नहीं मालूम है। इसलिए सबसे अच्छा रहेगा, और सरकार ने बहुत क्लियर कर कहा है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी केवल वहां पे जो भारतीय हैं और भारत के मूल के लोग हैं उनको भारत में लाना है, और हम वेट एंड वॉच करेंगे। जैसा हमको तय करना होगा कुछ समय के बाद करेंगे। हमको कोई जल्दी नहीं है आज की तारीख में अपने इस विषय के ऊपर अपना विचार रखने का। त्यागी साहब, ये बताएं कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है हिंदुस्तान गवर्नमेंट, आप क्या समझते हैं कि क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेट एंड वॉच की पॉलिसी कहने के लिए ठीक है, और हमको वेट एंड वॉच इस हिसाब से तो करना चाहिए कि वी हैव टू सी कि हमारे जो इंडियंस वहाँ पे हैं, अगर उन्हें खतरा है तो उन्हें वापस लाया जाए, लेकिन वी हैव टू टेक ए प्रोएक्टिव एक्शन। आप ये बताइए कि क्या हिंदुस्तान की संसद में चिल्ला कर ये नहीं कहा गया कि पीओके गिलगित बाल्टिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है और हम इसके लिए जान दे देंगे? और क्या देश काल और पात्र को देखते हुए वो समय नहीं आ गया? और अगर अब एक्शन लिया जाए तो क्या इससे पाकिस्तान पर प्रेशर नहीं पड़ेगा? और अगर पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ेगा तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी यही बात नहीं कह रही कि इस वक्त अफगानिस्तान की समस्या को सुलझाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान पे प्रेशर, और वो प्रेशर हिंदुस्तान डाल सकता है। और उस प्रेशर में अगर गिलगित बाल्टिस्तान हमारे पास आता है तो हमारे लिए लैंड रूट खुल जाता है अफगानिस्तान के लिए, और अगर लैंड रूट खुल जाता है तो उसके बाद हम अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इंडियंस का भी ख्याल रख सकते हैं, और फिर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कश्मीर का इशू भी परमानेंटली खत्म हो जाएगा। तो वो एक्शन लेने का टाइम अब है। अब हम अगर उरी होगा तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी अगर हम देखें तो यूएस भी जो है वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, बल्कि इंटरनेशनली अगर हम देखें तो कई सारे ममालिक जो है वेट एंड वॉच की ही पॉलिसी अपनाए हुए हैं, और यही मांग है सब गवर्नमेंट्स की, तमाम तर मुल्कों के गवर्नमेंट्स की कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट तालिबान बनाए। वहीं हिंदुस्तान किस तरह की इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहता है, तालिबान किस तरह की इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, उस पर हिंदुस्तान का क्या रुख रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अखलाक साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि पंजशीर पर तालिबान की फतेह, क्या अब तमाम तर जो हर्डल्स थे तालिबान की हुकूमत बनने में अफगानिस्तान की, वो अब पंजशीर के फतेह होने से पूरी हो जाएंगी, और अब हम मान लें कि तालिबान जो है हुकूमत तश्कील दे देगी अफगानिस्तान में? बज़ाहिर तो सारे हर्डल्स दूर हो गए हैं, ये आखिरी था, लेकिन असल जो उनका चैलेंज है वो अब शुरू होगा जब वो उनके गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का जो मामला आएगा,
और उनके जहन में क्या है, क्योंकि जो वो खुद कह रहे हैं कि पहले जो गवर्नमेंट थी उससे हम मुख्तलिफ गवर्नमेंट बनाएंगे और नया निज़ाम होगा। फिर इस बार ये भी है कि दुनिया भर के मुल्कों से वो उनको इंगेज करना है और सारे मुल्कों का जो फिलहाल एक स्टैंड है वो वेट एंड वॉच का है कि वो देखना चाहते हैं कि आपकी क्या शक्ल उभर के आती है, फिर उस एतबार से वो रिस्पॉन्ड करेंगे। साहब, तालिबान की हुकूमत की शक्ल की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो जो कोर फाउंडेशन होगी उसमें किस तरह का आप समझते हैं, किस तरह से तमाम एलिमेंट्स होंगे? हक्कानी नेटवर्क है, मुल्ला बरादर है, फिर वहां पर सुप्रीम लीडर के तौर पर अखुंदजादा की भी बात हो रही है। आप किस तरह से इस कोर फाउंडेशन को देखते हैं? इसमें कई सारी बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कई चीज़ों का मिक्सअप होगा। एक जो ईरान में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि एक रहबर है और दूसरी जो होती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी मिनिस्ट्री होती है, और तीसरा जो है गार्जियन काउंसिल होती है। तो इनके यहाँ भी एक अमीर होंगे और एक मेरे ख्याल से सदर आज़म होंगे और ये एक शूरा रखेंगे और फिर मुशावरतें रखेंगे, वजारतें होंगी। ये एक चीज़ है। दूसरा ये कि आपने जो सही बात इशारा किया कि यहाँ पे इनके यहाँ भी 2-3 फैक्शंस हैं। एक तो हक्कानी जो फैक्शन है, दूसरा जो है मुल्ला बरादर, और तीसरा जो है मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब। तो ये चीज़ें हैं। अगर जो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जाहिर है इन 20 सालों में भी कोऑर्डिनेशन के बावजूद भी इनके यहाँ एक तरह की चीज़ थी, क्योंकि एक जो मुल्ला बरादर हैं वो ज़्यादातर नेगोशिएशंस में रहे और कतर में रहे। तो जो ग्राउंड पे जो लोग थे मुल्ला याकूब और हक्कानी, तो ये लोग ये चाहेंगे कि हमारा जो डोमिनेंस हो। तो इस तरह की बातें आ सकती है कि जो पावर में जब कोई भी ग्रुप आता है या कोई भी पार्टी आती क्या हक्कानी ग्रुप का डोमिनेंस ज्यादा होगा, जो कि फिर देखा जाएगा कि आईएसआई का डोमिनेंस ज्यादा होगा, या फिर मुल्ला बरादर और दीगर जो लीडरान हैं उनका पलड़ा भारी होगा? अवसी साहब, ये बताएं कि बार बार ये बात की जाती है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी तालिबान की, पर क्या हिंदुस्तान ये वाज़ेह नहीं करना चाहता कि किस तरह की इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात जो है हिंदुस्तानी सरकार कर रही है? देखिए, जो लोग वहां पे इस समय पर तालिबानी लोग हैं, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी। हाँ, जो वहां पे तालिबानी लोग हैं इस समय जिन्होंने कब्जा किया है, और उसमें भी बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस हैं। अभी आपने पिछले 4 दिनों की घटनाएं देखिए तो अलग अलग तालिबानी इंटरनल ग्रुप के अंदर बहुत बड़ा फ्रैक्शन चल रहा है और 3-4 दिनों से वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। आपस में हिंसा भी हुई है। ऐसे समय पर हमें और हमारी भारत की सरकार को कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और मैं एक ही बात कहूंगा, जब वहां पर सरकार कायम हो जाए और वहां पर शांति हो जाए, उसके बाद हम अपने विचार रखेंगे। जहां तक हमारे अवसी साहब, आपके पास आपका जवाब मुकम्मल जरूर होगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर तालिबान से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तालिबान ने हुकूमत के क़याम के लिए कई ममालिक को मदऊ किया है। पाकिस्तान, कतर, तुर्की, रूस, चीन और ईरान को तालिबान ने मदऊ किया है, इनवाइट किया है नई हुकूमत के क़याम के लिए। तालिबान ने इन तमाम ममालिक को दावतनामा भेजा है। पाकिस्तान, कतर, तुर्की, रूस, चीन और ईरान को दावतनामा भेजा गया है तालिबान की हुकूमत के क़याम के लिए। त्यागी साहब, नई हुकूमत बनाने की तैयारी जो है तालिबान की शुरू हो ही चुकी थी, लेकिन अब जो है पंजशीर के बाद से और भी ज्यादा तैयारी शुरू हो चुकी है। कई ममालिक को इन्विटेशंस भी भेजे जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान, कतर, तुर्की, रूस, चीन और ईरान है। जी, ये तो पहले से मालूम था, लेकिन ईरान को कैसे बुलाया? ईरान ने तो मना कर दिया कि फोर्स से अगर सरकार बनती है अफगानिस्तान में तो वो उसे मान्यता नहीं देगा। और इन्होंने ये कहा था कि हम ईरान के मॉडल पर अपना ही सरकार बनाएंगे, यानी कि एक धर्म गुरु होगा और उसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह। उनका राष्ट्रपति को ही हटा दिया था। वही हिंदुस्तान को नहीं बुलाया गया है। ईरान को भी बुलाया गया, पाकिस्तान, रूस और चाइना भी इसमें शामिल है, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं बुलाया गया। इसको किस तरह का इशारा समझे?
ये पाकिस्तान की शय पर है, पाकिस्तान और चीन की शय के ऊपर है। अब ये पाकिस्तान, चीन और टर्की, दरअसल में कतर और टर्की तो अब उनका एयरपोर्ट संभाल रहे हैं, लिहाजा वो हिंदुस्तान को नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान और चीन पहले से ही नहीं चाहते हैं। लेकिन ये बात तय है कि अगर हिंदुस्तान मान्यता दे देगा तो सारी दुनिया उसके साथ हो जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा देश है जिसके कम से कम दुश्मन है और जिसकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा है। इतनी चीन और रूस और अमेरिका की भी नहीं है। और ये अखलाक साहब, ईरान ने इससे पहले बयान दिया था कि वो उसी हुकूमत को तस्लीम करेंगे, मानेंगे जिसके साथ अवाम होगी, यानी जो अवाम से होकर हुकूमत बनेगी। और साथ ही ये भी कहा था कि जो भी अफगान लोगों की मर्जी होगी उसी के वो साथ है, उन पर किसी भी तरह की कोई चीज थोपनी नहीं चाहिए थी। वहीं उन्होंने फॉरेन जो हुकूमत है उनके लेकर भी कहा कि अब अफगानिस्तान में किसी तरह का इंटरवेंशन न करे, मजीद जो प्रॉब्लम्स है अफगानिस्तान में फॉरेन फोर्सेस की तरफ से नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो है यहाँ वही हम देख रहे हैं कि एक सॉफ्ट अप्रोच अगर पहले ईरान की तरफ से देखा गया था, क्योंकि रिसोर्सेज, ऑयल सप्लाईज की जो बहाली हुई थी वो भी ईरान की तरफ से हुई थी, और अब जो है तालिबान ने भी मदऊ किया है ईरान को। ईरान के साथ ये नेगोशिएशन में रहे हैं पिछले दिनों में, और उसका एक बुनियादी जो कंसर्न था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी जो माइग्रेंट्स की है ईरान से वो गई थी, और इस बार भी खदशा था खासतौर से हज़ारा और जो शिया आबादी है। तो उस हवाले से इन लोगों ने अपने तौर पे उन्हें यकीन दिलाया कि हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि इस मुहर्रम के मौके पे जो मरासिम थे उसमें भी इन लोगों ने हिस्सा लिया। तो इससे बज़ाहिर जो है जो ईरानी गवर्नमेंट है वो मुतमईन दिखाई पड़ती है, और इसलिए जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान चूँकि मौजूदा हालात में रूस और चीन के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं, और इन लोगों का भी एक गहरा रोल है यहाँ के इसमें, और नेगोशिएशंस में कतर और पाकिस्तान वगैरह शामिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनका जो खुद इंटरनल जो डिस्कशन चल रहा था और अनाउंसमेंट तो पिछले जुमे को ही होना था, तो वो मेरे ख्याल से पंशीर की वजह से रुक गया था। तो उन्होंने अपना इंटरनल जो हिसाब है वो शायद तय कर लिया है, इसलिए वो इन मुल्कों को दावत दे रहे हैं। जी बिल्कुल, पंशीर की फतेह के साथ ही जो है तालिबान तैयार है हुकूमत साजी के लिए। वहीं जो है एक तरफ से एक इशारा भी कि कौन स्ट्रॉन्ग एलाइज है तालिबान की, जिस तरह से इन्वाइट किया गया पाकिस्तान, कतर, तुर्की, रूस, चीन और ईरान को, तो एक तरह से वो मंजर भी साफ कर दिया गया है कि आने वाले वक्त में कौन से ममालिक होंगे जिनका तालिबान के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज देखने को मिल सकते हैं। त्यागी साहब, अखलाक खान साहब, साथ ही साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।